नमस्कार, सौदा आपका में आपका स्वागत है। मैं हूं प्रदीप। सबसे पहले इस वक्त की हेडलाइंस। कल की तेजी के बाद आज बाजार में सुस्त कारोबार। एफएमसीजी और फार्मा शेयरों ने बनाया दबाव, लेकिन मिड कैप्स में खरीदारी जारी। आज आएंगे कोटक महिंद्रा बैंक के तिमाही नतीजे। मुनाफा 19% और एनआईआई 15% बढ़ने का अनुमान। नतीजों से पहले शेयर में 1% से ज्यादा की तेजी। वित्त मंत्रालय ने दी टैक्स पर सफाई। कहा, आम लोगों की जेब पर नहीं पड़ेगा कोई असर, सिर्फ कंपनियों की सब्सिडी पर टैक्स संभव। सूत्रों के हवाले से खबर। और आज संसद में जीएसटी बिल पर चर्चा। जीएसटी बिल लोकसभा से पारित होने की संभावना। रियल एस्टेट रेगुलेटर बिल भी राज्यसभा में होगा पेश। बाजारों पे एक बार की नजर डाल लेते हैं। हल्के दबाव के साथ हमने आज शुरुआत होते हुए देखी है। हालांकि मार्केट ब्रेथ पॉजिटिव है, तो ओवरऑल बाजार का मूड अच्छा है। निफ्टी भी अब देखिए पॉजिटिव जोन में लौटता हुआ नजर आ रहा है। तो जाहिर है कि बाजार में थोड़ा सा मूड सुधर रहा है। और एक अच्छी बात जो आज के दिन हमने देखी कि कमजोर शुरुआत के बाद बैंक निफ्टी ने एक अच्छा रिवर्सल दिखाया। कल हम लगातार बात कर रहे थे कि बाजार 150 पॉइंट तक का एक स्विंग दिखा रहा है निचले स्तरों से, लेकिन बैंक निफ्टी पार्टिसिपेट नहीं कर रहा। आज आप देखिए शुरुआत कमजोर थी, पर अब थोड़ा पार्टिसिपेशन आ रहा है। और ओवरऑल जहां तक बड़े शेयरों का सवाल है, मार्केट का सवाल है, तो इंडेक्स कहीं ना कहीं एक बहुत ही स्टीप रिवर्सल देख चुके हैं। कल के दिन शायद काफी मंदी की पोजीशनें भी कटती हुई नजर आई, तो थोड़ा सा अटक रहा है, सांस लेने की कोशिश। और ऐसे में आपको सेक्टर रोटेशन, एक चर्निंग देखने को मिल रही है मार्केट में। लेकिन मिड कैप और स्मॉल कैप में सेलेक्टिवली काफी हद तक उत्साह बरकरार है। और खासतौर पर रिटेल जो कल की बड़ी स्टोरी थी, वहां पर आज भी आप देखिए तो पैंटालून की तेजी पर कहीं कोई ब्रेक लगता हुआ नजर नहीं आएगा। तो स्टॉक स्पेसिफिक मूव बाजार में काफी ज्यादा देखने को मिल रहे हैं। सही स्टॉक पहचानना बाजार में सबसे बड़ी चुनौती किसी भी हालत में निवेशकों के लिए होती है। और आज हम इसी पर खास चर्चा करेंगे। हमारे साथ जुड़ रहे हैं हमारे खास मेहमान, वैल्यू इन्वेस्टर बसंत माहेश्वरी, जो स्टॉक पहचानने के लिए जाने जाते हैं। बसंत जी, स्वागत है आपका। अगर हम आपसे ये पूछें कि आपका क्या क्राइटेरिया है जिससे आप एक स्टॉक चुनते हैं जिस पर आप भरोसा कर सकें, पोर्टफोलियो में रख सकें? पहली बात है, जो भी शेयर हम लेते हैं, एक तो हर एक, अगर आप बाजार में देखेंगे तो 10, 15, 20 सेक्टर से ज्यादा नहीं होते। तो मुझे लगता है क्योंकि ये शो हमारे रिटेल इन्वेस्टर्स के लिए है, उन्हें ये सोचना चाहिए हम जब भी लेंगे सेक्टर लीडर ही लेंगे। हमें लेना है तो हम इन्फोसिस लेंगे, हम कभी भी मास्टेक नहीं लें। हमें लेना है तो हम टीसीएस लें, मास्टेक नहीं लें फॉर एग्जांपल। हमें लेना है तो एसीसी अल्ट्राटेक लें, कभी छोटे वाले हाइडेलबर्ग सीमेंट नहीं लें। मैं ये नहीं कह रहा हूं हाइडेलबर्ग सीमेंट में पैसे नहीं बनेंगे, लेकिन रिटेल इन्वेस्टर्स को क्या होता है, वो जब छोटी कंपनियां लेने जाते हैं उसकी रिसर्च उनसे होती नहीं है। और अगर आप एलएनटी लेते हैं तो आपका पैसे वापस आए 5 साल 6 साल बाद, 2007 2008 के बाद भी। लेकिन आप जीएमआर, जीवीके, नागार्जुन, आईवीआरसीएल लिए तो आपके पैसे आए नहीं है, भगवान जाने कब आएंगे वो पैसे। तो आप सिर्फ सेक्टर लीडर लें, फर्स्ट चीज। सेकेंडली, अगर आप ऐसे सेक्टर न लें जिसमें गवर्नमेंट इन्वॉल्व है और जो साइक्लिकल है, क्योंकि अगर गवर्नमेंट इन्वॉल्व है तो गवर्नमेंट कभी नहीं चाहेगी, हमारी डेमोक्रेसी है ये, गवर्नमेंट कभी नहीं चाहेगी कोई ज्यादा पैसा बनाए। तो एचपीसीएल, बीपीसीएल 10 साल से सस्ता था, शायद 2 साल और सस्ता रहेगा, लेकिन क्या होगा, ओएनजीसी जितना ही पैसा कमा ले, गवर्नमेंट कभी उसको पैसा रखने नहीं देगी। तो गवर्नमेंट से दूर रहे। और साइक्लिकल्स, क्योंकि अगर आपने कोई स्टेरलाइट लिया या आपने टाटा स्टील लिया, तो लंदन मेटल एक्सचेंज में कल स्टील क्या होगा किसी को नहीं पता, वो फिर एंट्री एग्जिट दोनों सही करनी है। तो मुझे लगता है ये छोटी छोटी चीजें अगर रखे तो बाकी सब जार्गन, फ्री कैश फ्लो और आरओई और डिविडेंड यील्ड, वो सब तो है ही है, लेकिन जो हमारे इन्वेस्टर्स हैं वो बेसिक अगर रख लें, सेक्युलर को नहीं, सेक्युलर ग्रोथ लें, गवर्नमेंट से दूर रहें और साइक्लिकल। ये थोड़ी सी चौंकाने वाली बात है कि आप कह रहे हैं कि सेक्टर लीडर ले, बड़े स्टॉक खरीदे, लेकिन आमतौर पे आपके जैसे जो माहिर निवेशक है वो पैसे बनाते हैं छोटे स्टॉक। बिल्कुल सही बात है, बिल्कुल सही बात है। लेकिन देखिए हमारा तो काम ही यही है, हम तो सोते जागते उठते बैठते शेयर बाजार के अलावा कुछ सोचते ही नहीं है। लेकिन जो आदमी काम कर रहा है 8 घंटा 10 घंटा, बॉस की गालियां सुन रहा है, वापस घर आ रहा है, उसके पास टाइम कहां होता है रिसर्च करने का? वो फिर क्या है, वो अपना पोर्टफोलियो फैला देगा तो उसे समय ही नहीं मिलेगा सोचने का कि क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है। तो मेरे लिए बहुत अच्छा है यहाँ बोलना कि आप छोटी कंपनियां लीजिए, 50 गुना हो जाएंगे, 100 गुना हो जाएंगे, लेकिन उसको रखना, उसको करना बड़ा मुश्किल है। और एक और प्रॉब्लम, एक और बात जो बहुत इंपॉर्टेंट है, जो छोटा इन्वेस्टर है, देखिए एक शेयर आप खरीदेंगे, आप कितना खो सकते हैं, 100% ही खो सकते हैं ना, 100 का शेयर 0 ही तो जाएगा। लेकिन अगर बढ़ा तो जहां 120 होता है प्रॉफिट बुक कर देते हैं, जहां 150 होता है आप और बेच देते हैं, 200 में तो सारे शेयर ही बिक जाते हैं। तो जो आपके राइट है जहां आप हो गए उसको टान के रखिए। 100 का शेयर 200, 300, 400, 500, अगर कंपनी की अर्निंग्स बढ़ रही है तो शेयर को मत छोड़िए जल्दी। और घाटा में उसको एवरेज मत करिए कि 100 का था 80 ले लिया, अब और ले लूं तो मेरा 90 की एवरेज कॉस्टिंग हो जाए, ये मत करिए। क्योंकि जो घटता है
70-80% रीजन है कि कोई सही कारण के लिए घट रहा है, और जो बढ़ रहा है 70-80% रीजन है कि सही कारण के लिए बढ़ रहा है। तो प्रॉफिट्स पे बैठे अपना पेट को बड़ा करें कि हाँ जो प्रॉफिट आएगा उसको लेके बैठेंगे उसके ऊपर। तो ये बहुत जरूरी है। 2-4-5 काम कर लेने के बाद तो मुझे लगता है कि 40-50% प्रॉब्लम सॉल्व हो गई। बाकी फिर रही एनालिसिस की बात, तो होती रहती है, दिन भर बताते रहते हैं लोग। बिल्कुल, ये आपने काफी अच्छी बात बताई कि एवरेजिंग ना करें घटते स्टॉक पे और बढ़ते शेयर से निकलने की तेजी ना की जल्दबाजी ना करें। लेकिन आप जब कोई स्टॉक चुनते हैं तो आपकी अपनी फिलॉसफी क्या होती है? आपने कहा कि आप सरकारी कंपनियों में पैसे नहीं लगाते, आपने कहा कि आप साइक्लिकल्स में पैसे नहीं लगाते, तो बचे ऐसे स्टॉक जिनमें अच्छी ग्रोथ की उम्मीद की जा सकती है। और ऐसे स्टॉक आप जब भी देखने जाइए तो अगर मार्केट 15 के पी पे चल रहा है तो वो स्टॉक 45 के पी पे होगा, तो फिर लेने की हिम्मत रही नहीं जाती। पहली बात है कि हापुस आम केले के दाम तो मिलेंगे नहीं ना। तो ये सब कंपनियां, इनकी सर्टेनिटी और प्रेडिक्टेबिलिटी है। आप समझिए, मैं आपको कोई भी कंपनी बोलूं, ऐसी जितनी नॉर्मल कंपनीज है जो सेकुलर ग्रोथ वाली है, मैं एक एग्जांपल दे रहा हूं, मेरे पास है भी वो शेयर और कोई रिकमेंडेशन नहीं है, जस्ट एक एग्जांपल है। पेज इंडस्ट्री जैसे 70 की पी 60 की पी चल रही है, तो जरूर महंगा है, मैं नहीं कहता हूं सस्ता है, और मैं बोलता भी नहीं हूं कि ये सस्ता होने वाला है। लेकिन क्या होता है कि क्योंकि उसमें अर्निंग्स प्रेडिक्टेबिलिटी है, लोग कहते हैं 2, 3, 4, 5, 6 साल तक इसमें प्रॉफिट्स आ सकते हैं, इसलिए उसके दाम वैसे ही रहते हैं। जैसे एचडीएफसी लिमिटेड, एचडीएफसी बैंक पिछले 15 सालों से हर ने कहा महंगा है, और पिछले 15 सालों से हर ने कहा एसबीआई सस्ता है, लेकिन एचडीएफसी बैंक ने एसबीआई को आउट परफॉर्म किया लास्ट 15 साल से। मुझे पता नहीं कितने ज्यादा जनों ने एसबीआई को अच्छा बोला होगा, बट प्रॉब्लम यह है कि अच्छी चीजें लेकर बोलते हैं ना, महंगा रोए एक बार, सस्ता रोए बार बार। तो मुझे लगता है कि उस एंगल से देखना चाहिए। हाँ, ऑब्वियसली ये नहीं है कि आप कोई 300 के पी पे जाके इन्फोसिस खरीद लेंगे 2000 में, तो ऑब्वियसली फिर खोना ही है। लेकिन 300 के पी पे इन्फोसिस, क्योंकि वो सेक्टर लीडर था, आपने खरीद भी लिया तो 2007 तक आपके पैसे वापस आ गए। आपने जो 100 पी के मास्टेक लिए थे वो तो 100% ही गिर गए, ऊपर से 100% मास्टेक नहीं गिरे। मतलब तो कहने का यही मतलब है कि सेक्युलर ग्रोथ में रहें, थोड़ा महंगा भी हो तो ठीक है, 1 साल नहीं कमाएंगे, 2 साल नहीं कमाएंगे, प्रेडिक्टेबिलिटी होनी चाहिए। और इंडियन इकोनॉमी में सेक्युलर ग्रोथ में बहुत पैसे बन सकते हैं। ओके, तो आपने चूंकि कहा कि आप साइक्लिकल्स और सरकारी नहीं लेंगे, और इंफ्रास्ट्रक्चर पे भी जैसे आपने उदाहरण दिया कि कंपनियों में पैसे वापस नहीं आए, तो कंज्यूमर की थीम ही आपको पसंद है? जैसे आपने पेज का उदाहरण लिया, यही एक सेगमेंट है जहां पे आप ज्यादातर स्टॉक्स कंज्यूमर की बात नहीं, मुझे ये थीम जो कंपनियां मुझे प्रॉमिस कर सकती है कि हम 20-25% 1, 2, 3 साल नहीं, 5 साल 10 साल ग्रो कर सकते हैं, हम उसमें चले जाते हैं पैसे लगाने को। क्योंकि हमें एक ऑटो पायलट मोड की कंपनी अच्छी लगती है कि रोज की चिक कौन करे कि ये क्वार्टरली जो QSQT है हमारा, वो क़यामत से क़यामत तक नहीं, क्वार्टर से क्वार्टर तक हो गया है यहाँ पे, कि हर क्वार्टर के बाद इतनी कैसे आप एनालिसिस कर सकते हैं। तो हाउसिंग फाइनेंस जो मेरे पास है भी, आप HDFC लिमिटेड ले लीजिए, सबसे बड़ी कंपनी है, वो 16-17% आपको देगी अगले 10 साल तक। मैं एक ब्लैंकेट कॉल बोल रहा हूं, मतलब आई थिंक दे कैन गिव यू। देखिए, एक रिटेल इन्वेस्टर 8% का FD करता है बैंक में, बाहर निकलते ही ब्रोकर को फोन करता है, भैया ऐसे शेयर बताना जो 6 महीने में डबल हो जाए। ये डाइकोटोमी नहीं होती। 8% बैंक FD में ले रहे हैं, तो 15-16-17% वाली बहुत कंपनियां इंडिया में FMCG सेक्टर। हाउसिंग फाइनेंस में आप HDFC के साथ ही जाएंगे या आपको कुछ और पसंद? नहीं, मैं एक एग्जांपल दे रहा हूं। मेरे पास तो ग्रू फाइनेंस और रेपको होम फाइनेंस है, मेरे पास HDFC लिमिटेड नहीं है, क्योंकि HDFC लिमिटेड बड़ी कंपनी है। तो हाउसिंग फाइनेंस आप सारी कंपनियां ले सकते हैं, थोड़े थोड़े कर। मुझे लगता है सेक्टर बहुत अच्छा करेगा अगले 10-15 साल तक, और एवरेज में इन्वेस्टर्स को 20% से ऊपर एनुअलाइज्ड रिटर्न आएगा। तो जितनी भी कंपनियां आपने ये 2 स्टॉक्स कैसे चुने? देखिए, रेपको और ग्रू जो है, ये उनको लोन देता है जिन्हें 10 लाख रुपए से कम चाहिए लोन के लिए। तो अगर आप 10 लाख से कम का लोन ले रहे हैं, मतलब बैंक्स कभी आपके साथ कंपटीशन में नहीं आएंगे। और रेपको साउथ इंडिया की कंपनी है, और ग्रू फाइनेंस वेस्टर्न इंडिया की कंपनी है। और महाराष्ट्र और तमिलनाडु इंडिया का मॉर्गेज 50% मार्केट है, महाराष्ट्र एंड तमिलनाडु। तो हमने ये 2 कंपनियां ले लिया, तो 50% ऑफ इंडियाज मॉर्गेज मार्केट आई एम प्लेइंग विथ रेपको और ग्रू। तो वो एक कंसेप्ट है। और सेम चीज पिछले 10 साल का लोन बुक ग्रोथ देखिए, 30% के लगभग इन लोग कर रहे हैं। तो अब क्या है ना, बोलते हैं ना कि शेयर बाजार में जो जिराफ होता है कभी चीता नहीं बनता, और चीता है वो कभी ज़ेब्रा नहीं बनता। तो पिछले 10 साल तक जो कंपनी 30% ग्रो की है, वो अगले 10 साल तो 30 नहीं करेगी तो 25 करेगी, 22 करेगी। लेकिन जो पिछले 10 साल से कुछ नहीं किया है, रातों रात उसको उठकर कुछ और कर देना बड़ा डिफिकल्ट लगता है। ऐसा होता नहीं है नॉर्मली। होते हैं, होंगे जरूर, टर्न अराउंड भी होते हैं, लेकिन बोलते हैं ना जैसे अंग्रेजी में कि टर्न अराउंड सेल्डम टर्न अराउंड, तो वही वाली प्रॉब्लम होती है। तो ये होम फाइनेंस आपकी शायद एक नई फेवरेट थीम है। पेज के लिए भी लोग आपको जानते हैं, पेज में आपने बहुत पहले निवेश किया, पर अब तो वो काफी ऊपर आ गया, जैसे आप भी कह रहे हैं महंगा है। आपने रिटेल में, इनफैक्ट पैंटालून में भी काफी अच्छा मुनाफा कमाया, उसके लिए भी आपको जाना जाता है। क्या अब भी इस वक्त खास करके पिछले 2 दिनों में जो एक्शन देखने को मिल रहा है, आपको लगता है अभी यहाँ पे पोटेंशियल है? देखिए, पैंटालून जो मैंने पैसे कमाए वो क्योंकि मुझे शायद थोड़ा कम पता था बाजार में, इसलिए बन गए पैसे। देखिए, पैंटालून
किसी ढंग से भी वो कॉपी बुक मॉडल में फिट नहीं हो रहा है। वो नेगेटिव कैश फ्लो कंपनी थी, उसे उधार लेना था, उसे शेयर अपने नए नए बेचने थे एक्सपेंशन करने के लिए, और वो फ्लेवर जब चलता है ना तो सब कुछ चल जाता है। तो हम लोग राइजिंग टाइड में बैठ गए और हमें पता ही नहीं था, हमें लगा कि हमारी नाव ऊपर चल रही है, बाकी की नाव नीचे है, लेकिन पानी का स्तर ही ऊपर बढ़ गया था बोल के हम लोग ऊपर चढ़ गए थे। तो रिटेल मुझे लगता है बहुत डिफिकल्ट है। अगर रिटेल में किसी को देखना ही है तो टाइटन देख ले, लेकिन मुझे लगता है टाइटन भी काफी मैच्योर कंपनी हो गई है, बट रिटेल मुझे नहीं लगता कि। तो यानी ये जो सारी रीऑर्गेनाइजेशन और रीस्ट्रक्चरिंग हो रही है उससे वहां पे इन्वेस्टर को पैसे लगाने का मौका नहीं। वो देखिए, जो मैं आपको बोल रहा हूँ वो 2-3-4 साल के हिसाब से बोल रहा हूँ। एक और तो स्टॉक 50%। मेरा क्या है ना, अगर आप मुझे बताएंगे कि ये शेयर 6 महीने में डबल होगा, आप लोगे कि ये शेयर 10 साल में 20 गुना आप लोगे, तो मैं 10 साल में 20 गुना की तरफ जाऊंगा। 6 महीने में डबल होता ही नहीं है। वो छक्का मारो तो क्रिस गेल की तरह मारो कि बॉल ही बाहर चली जाए, मतलब कभी थर्ड अंपायर से पूछना नहीं पड़े कि बॉल बाउंड्री के इधर पड़ी कि इधर पड़ी, मतलब। तो ये जो होम फाइनेंस और ये सब कंपनी है, मल्टीपल ईयर्स ग्रोथ अहेड है। अभी 8% मॉर्गेज जीडीपी हमारा है, 40-50% तो जाएगा ही जाएगा। तो बहुत कुछ हो सकता है इसमें, बट और रिटेल तो मुझे लगता है टफ, बहुत टफ बिजनेस है। और जो रेंटल कॉस्ट है हमारे यहाँ पे, उसमें वो नेपेंसी रोड में जगह लेकर वो आलू टमाटर बेचेगा तो कहां से प्रॉफिट होगी, मुझे पता नहीं। बिल्कुल। तो चलिए, कुछ कंसेप्ट आपके हमें पता चले, लेकिन बहुत सारी चीजें जानने को है। फिर कभी मौका मिलेगा तो इस चर्चा को आगे बढ़ाएंगे, लेकिन फिलहाल आपसे इजाजत लेना चाहेंगे। आपने एक दो जगह तो कहा, लेकिन कोई और स्टैंडर्ड डिस्क्लोजर आप देना चाहते हैं? सब कुछ मेरा डिस्क्लोजर है और कोई रिकमेंडेशन नहीं, हम लोग जस्ट एक डिस्कशन कर रहे हैं, आप ऐसे समझ लें, जो ज्यादा अच्छा रहेगा। शुक्रिया आपका बसंत जी, हमारे लिए वक्त निकालने के लिए। तो ये वैल्यू इन्वेस्टर बसंत माहेश्वरी, और आज की इनकी फेवरेट सेगमेंट तो मुझे लगता है हाउसिंग फाइनेंस ही है, जहां पर इन्होंने खास तौर पे एक अच्छी स्टोरी आने की उम्मीद की है। और अगर आप इस वक्त देखें बाजार की तरफ एक बार फिर से हम वापस लौटे, तो आज के दिन इंडेक्स का जहां तक सवाल है, उन्हें मदद मिलती हुई नजर आ रही है। टाटा स्टील और टीसीएस जैसे कुछ एक स्टॉक से मार्केट ब्रेथ पॉजिटिव है। सेंसेक्स और निफ्टी हल्के दबाव के साथ ट्रेड करते हुए अब तक नजर आ रहे हैं। वक्त है हमारे लिए एक छोटे से ब्रेक का। आगे सवाल जवाब का सिलसिला शुरू करेंगे सौदा आपका में मुग्धा के साथ। नमस्कार, मैं हूं मुग्धा मिश्रा और आप देख रहे हैं सौदा आपका। चलिए एक बार बाजार पर दोबारा नजर डाल लेते हैं। इस वक्त करीब 30 पॉइंट्स की तेजी है, लेकिन कल की बेहतरीन तेजी के बाद आज बाजार कुछ सुस्ताता हुआ सा लग रहा है। डायरेक्शन पॉजिटिव, लेकिन कुछ खास मूव यहां पर दिखाई नहीं दे रहे। मिड कैप इंडेक्स भी 0.5% की तेजी के साथ ट्रेड कर रहा है। स्टॉक्स जहां पर आज आप अच्छी बाइंग देख रहे हैं, टाटा स्टील 3% ऊपर है, ओएनजीसी में भी करीब 3% के आसपास की बढ़त आई है। आईटी स्पेस में टीसीएस लीड कर रहा है, करीब 2% के आसपास की बढ़त। कॉग्निजेंट के काफी अच्छे नतीजे आए हैं और उसके बाद आप आईटी स्पेस में कुछ इंटरेस्ट देख रहे हैं। विप्रो भी करीब 3-4% ऊपर ट्रेड करता हुआ, लेकिन साथ साथ बाइंग है आज कोटक महिंद्रा बैंक, टाटा मोटर्स और वेदांता, जो कि पहले से सबसे लाइट था। लेकिन अब दबाव वाले शेयरों पर नजर डाल लेते हैं। केन इंडिया पर दबाव है, वो स्टॉक करीब 2% नीचे आया है। भारतीय एयरटेल आज करीब 0.25% नीचे ट्रेड कर रहा है। सिप्ला 1.5% के आसपास की गिरावट और आईटीसी और कोल इंडिया करीब 1% नीचे। ये दिग्गजों का हाल। लेकिन इस वक्त बाजारों पर क्या करना चाहिए, आपके शेयरों पर क्या करना चाहिए, बात करने के लिए हमारे साथ manasjaiswal.com के मानस जायसवाल और ईस्टर्न फाइनेंशियल्स के राजेश अग्रवाल जुड़ रहे हैं। आप दोनों का बहुत बहुत स्वागत है। मानस, पहले आपसे चार्ट्स पर एक कॉल लेना चाहेंगे। कल हमने देखा काफी अच्छी बाइंग दिखाई दी, लेकिन एफआईआईज की तरफ से देखें तो फिर भी नेट सेल का ही फिगर आया है। एक बड़ा ट्रांजैक्शन अगर हटा दें तो ऐसे में क्या लगता है तेजी आगे दिखाई दे रही है? हम इस वक्त 8,340 के ऊपर हैं, लेकिन लग क्या रहा है चार्ट्स यहां से आगे क्या डायरेक्शन दिखा रहे हैं? गुड मॉर्निंग मुग्धा। देखिए, मेरा मानना भी यही है कि जो मार्केट का मेन ट्रेंड है वो बेरिश है। रही बात इस बाउंस बैक की जो हमने कल देखा, मैं समझता हूँ कि शायद ये रिकवरी थोड़ी और बढ़े। बाउंस बैक मार्केट में आने का एक रीजन ये भी था कि फरवरी से अगर आप जितने लो बने उसको कनेक्ट करते हुए एक ट्रेंड लाइन बनाए तो एक फॉलोइंग ट्रेंड लाइन बनेगी जिसपे एग्जैक्टली उस पे निफ्टी ने सपोर्ट लेने के बाद रिकवरी दिखाई है। तो हो सकता है ये रिकवरी थोड़ी और बढ़े। वीकली चार्ट पे हेड एंड शोल्डर पैटर्न बना है जिसका नेकलाइन का वैल्यू अराउंड 8410 के आसपास आता है। तो मैं समझता हूँ कि शायद ये रिकवरी थोड़ी और बढ़े और 8410 जो कि नेकलाइन है वो निफ्टी टेस्ट करे, बट वहां पर सस्टेन होना बड़ा डिफिकल्ट लगता है। मैं समझता हूँ कि अगर हायर लेवल पे 8400 के लेवल्स हैं तो वो एक बढ़िया अपॉर्चुनिटी रहेगी। जिनके पास स्टॉक लोअर लेवल्स पे है वो उनके लिए निकलने के लिए, और जो फंसे हुए भी है और उनको अपना प्राइस मिलता है तो एक बार मार्केट से मेरे हिसाब से 8400 के आसपास निकलना चाहिए।
ओके, राजेश, इस वक्त आप बाजार में क्या कर रहे हैं? बाइंग पोजीशन देख रहे हैं क्या? कुछ सेक्टोरली वैल्यू ढूंढने की कोशिश है इस वक्त, या फिर लगता है करेक्शन थोड़ा और डीप है, उसके बाद फिर मार्केट में बाइंग करनी चाहिए? देखिए मुग्धा, बिल्कुल वैल्यू बाइंग की कोशिश तो हम लोग लगातार करते रहते हैं और अपने क्लाइंटों को भी यही कहते रहते हैं। और ये जो लास्ट पूरे 15 दिन या 1 महीना कह लीजिए, जो पिछली सीरीज गई अप्रैल की, हमने लगातार बिकवाली देखी और कई स्टॉक्स तो ऐसे भी थे जो 20-25% या उससे भी ज्यादा तक गिरावट में आ गए थे। और मुझे लगता है वो अच्छी अपॉर्चुनिटी दे रहे थे एक्यूमुलेट करने की। और आज भी मुझे लगता है कि बहुत से ऐसे स्टॉक हैं जो इस गिरावट के बाद अच्छी अपॉर्चुनिटीज दे रहे हैं, जहां स्टोरीज अभी भी इंटैक्ट है, जहां अर्निंग्स अभी भी इंटैक्ट है। मुझे नहीं लगता है कि जो उम्मीद ये बंधी हुई थी कि आने वाले दिनों में अच्छे दिन आएंगे, वो अचानक से 2 दिन के गिरावट में वो सारी स्टोरी खत्म हो गई है। वो स्टोरी अभी भी है। हो सकता है कि बाजार टेक्निकल कारणों से थोड़ी मुनाफा वसूली देख रहा हो या टैक्स की चिंताओं के कारण से एफआई की तरफ से सेलिंग आ रही हो, लेकिन ऑल इन ऑल ये एक अच्छी अपॉर्चुनिटी दे रही है आपको अच्छे स्टॉक एक्यूमुलेट करने की। और अगर आप 6 महीने से 9 महीने तक या साल भर तक रखने की कोशिश करेंगे तो कोई बड़ी बात नहीं है कि बहुत सारे ऐसे स्टॉक होंगे जहां 30% 25-30% के आसपास की बढ़त आपको मिल जाएगी। तो अच्छे स्टॉक चुनिए और 1 साल तक बने रहिए, यही राय है हमारी क्लाइंटों को। ओके, तो इस वक्त ढूंढने की कोशिश जरूर है वैल्यू, लेकिन आपको इंतजार करना चाहिए, एक मौका ढूंढना चाहिए वैल्यू कंपनीज में इन्वेस्ट करने का। चलिए आपके सवाल जवाब का सिलसिला शुरू करते हैं। पहला सवाल मुंबई से है अर्थर का। हाय अर्थर, बताइए सवाल क्या है आपका? हाँ जी, मैंने बोला स्टॉक को होल्ड करे या बेच दे। आपने VA चेक लिया हुआ है? राइट। मानस, क्या सलाह होगी? 745 पर इन्होंने 34 शेयर्स लिए हुए हैं, 730 पर ट्रेड हो रहा है, नुकसान है इनको हल्का, क्या करेंगे? देखिए VA टेक की जहां तक बात है, मैं समझता हूं कि शायद यहां पर थोड़ी और रिकवरी देखने को मिलेगी, बट करंट लेवल्स पे नहीं। मैं समझता हूं कि वेट कर लें, यहां से करीब 5 to 7% का मूव देखने को मिले, तब वहां पर अपना प्रॉफिट बुक करें, या तो अगर इनकी कॉस्ट पे आता है तो वहां में निकलने की कोशिश करें। बट बहुत बड़ा टाइम फ्रेम ना रखें। अपना टाइम फ्रेम अगर 3 to 4 मंथ्स का है तो बाउंस बैक पे निकलने की कोशिश करें। ओके, बाउंस बैक पर निकलने की कोशिश की सलाह आपको मानस दे रहे हैं। चलिए अगला सवाल लेते हैं। निखिल तिवारी का सवाल है मुंबई से ही। नमस्कार निखिल, बताइए सवाल क्या है आपका? नमस्ते मैडम, मैं ये वोकार्ड लिया था जब ये करेक्शन आया था, तो उसका एक दवा पे बैन लगा था, तो मैंने लिया था 500 शेयर वोकार्ड था 525 में। ओके, तो आप तो अच्छे मुनाफे पे बैठे हैं वोकार्ड पर, आप क्या सवाल पूछना चाहते हैं? हाँ, तो ये पूछना चाहता हूँ मैडम, इसको होल्ड कर सकते हैं कि निकल जाए यहाँ से? ओके, राजेश, आपका क्या सलाह होगी वोकार्ड पर? काफी ज्यादा दिक्कतें यहाँ पर रेगुलेटरी फ्रंट पर आती रहती हैं। अब लेटेस्ट यही कि उन्होंने खुद वॉलंटरी रिकॉल किया है, लेकिन उसके बाद भी स्टॉक में ज्यादा कुछ सपोर्ट मिलता हुआ नहीं दिखाई दे रहा। आज भी करीब 0.37% नीचे है, लेकिन अपने हाई लेवल से काफी अच्छा करेक्शन दे चुका है। ये मुनाफे पे बैठे हैं, 525 पर इनकी बाइंग थी, अभी ये 1427 पर ट्रेड कर रहा है। क्या आप सजेस्ट करेंगे कि ये रुके रहे यहाँ पर और कंपनी वेदर कर लेगी ये जो अगेन एक रेगुलेटरी प्रॉब्लम उनके सामने आई है, या फिर मुनाफा कमा लेंगे अब? मुग्धा, चूंकि ये बहुत नीचे के भाव में लिए हुए हैं और ऊपर में अभी तक बैठे हैं, तो मैं ये मान कर चलता हूं कि ये लंबी अवधि के निवेशक हैं और समय की इनकी कोई पाबंदी नहीं है। तो मैं इनको यही कहूंगा कि अगर इनका समय की पाबंदी ना हो और रुपए की इस वक्त जरूरत ना हो तो बिल्कुल बने रहें। सही कहा आपने, इनके रेगुलेटरी प्रॉब्लम्स आए दिन बने रहते हैं, आए दिन नेगेटिव न्यूज़ेस आती रहती हैं और जिस कारण से बहुत ही वॉलेटाइल मूवमेंट देखने को मिलता है। लेकिन अगर हम उसको दरकिनार कर दें और कंपनी की क्वालिटी की ओर ध्यान दें, कंपनी के फंडामेंटल्स की ओर ध्यान दें, तो दूसरी जो फार्मा कंपनीज है, हमने देखा है मिड कैप की कई फार्मा कंपनीज, फॉर एग्जांपल लुपिन, निपका और अरबिंदो, इन सब के वैल्यूएशंस आसमान छू रहे हैं। और वहीं वोकार्ड जो कि किसी जमाने में मार्केट लीडर हुआ करती थी और आज भी अच्छे प्रोडक्ट्स हैं, वहां वैल्यूएशन में बहुत बड़ा गैप है। तो मुझे लगता है कि ये गैप बस एक वक्त की बात है, जब रिफिल हो जाएगा
बिल्कुल बने रहने की सलाह रहेगी। ऊपर से अच्छा करेक्शन देख चुके हैं, लेकिन वैल्यूएशन इस वक्त भी बहुत ही अट्रैक्टिव है। रेदर मैं तो ये कहूंगा कि अगर इन्हें फंड्स अलाउ करते हो या कोई नए निवेशक भी हमारा प्रोग्राम जो इस वक्त देख रहे हैं उनके लिए भी सलाह रहेगी कि और वो चाहें तो और भी खरीदारी कर सकते हैं। मौजूदा स्तर से कम 30% की बढ़त की बिल्कुल उम्मीद की जा सकती है। ओके, तो वॉकहार्ड आपको ऑलरेडी बहुत बढ़िया मुनाफा दे चुका है। आप यहाँ पर और भी इंतजार कर सकते हैं, या इन लेवल से भी 30% तक की ग्रोथ आपको दिखाई दे सकती है। वॉकहार्ड में अंडर वैल्यूड लग रहा है बाकी फार्मा कंपनियों के कंपैरिजन में, तो यहाँ पर आप चाहें तो अपनी पोजीशन और भी बढ़ा सकते हैं। लेकिन हम लेंगे यहाँ पर एक छोटा सा ब्रेक। मानस और राजेश बने हुए हैं हमारे साथ, लेंगे आपके कुछ और सवालों के जवाब इस ब्रेक के बाद। आप देख रहे हैं सौदा आपका नेक्स्ट सवाल लेते हैं नासिक से। राजेंद्र गावली का सवाल है। हाय राजेंद्र, बताइए सवाल क्या है आपका। जी मैडम, टाटा एलेक्सी मैंने बाय किया है 1090 रुपए में, और अरविंद अरविंद तो शेयर बाय किए 258 पे। तो लॉन्ग करने के लिए आपने लॉन्ग टर्म के लिए खरीदे? हाँ जी। ओके, कितने साल रुक सकते हैं आप यहाँ पर? 1 साल तक। ओके, राजेश, टाटा एलेक्सी और अरविंद लिमिटेड प्राइमा फेसी दोनों काफी अच्छे परफॉर्मेंस दे रहे हैं। टाटा एलेक्सी ने तो बहुत ही बढ़िया एक रनअप देखा पिछले 1-2 साल में। इनके प्राइस है करीब 1090 का। क्या करना चाहिए इनको? मुग्धा, दूसरा स्टॉक कौन से बोला आपने टाटा एलेक्सी के साथ? अरविंद लिमिटेड। ओके, टाटा एलेक्सी में मुझे लगता है इन्हें बिल्कुल बने रहने चाहिए, क्योंकि कंपनी की परफॉर्मेंस अभी भी अच्छी है और ऐसी कोई वजह नहीं बनती कि जिसमें स्टॉक से निकला जाए। कुछ बड़े ऑर्डर्स इन्हें हॉलीवुड की फिल्मों से मिले हैं और वहां से भी मुझे लगता है कि अच्छी रेवेन्यू आने वाली है। तो बिल्कुल इस कंपनी में बने रहने की सलाह रहेगी। दूसरा स्टॉक जो अरविंद लिमिटेड का है, वहां भी मुझे लगता है कि इस वक्त अच्छी मूवमेंट के ऊपर उम्मीद की जा सकती है। नंबर्स भी थोड़े से सुधारते हुए नजर आ रहे हैं। इवन टेक्सटाइल इंडस्ट्री की तरफ से भी जो नजरिया है वहां भी थोड़े से बदलाव होता हुआ नजर आ रहा है। तो दोनों ही स्टॉक में बने रहने की सलाह रहेगी। ओके, तो दोनों ही स्टॉक में आप बने रहिए, आपको अच्छा मुनाफा मिल सकता है आगे। चलिए अगला कॉलर लेते हैं। रमनीव वरादिया का सवाल है बीच से। बताइए क्या सवाल है आपका, कौन सा स्टॉक पे सवाल पूछना चाहते हैं? हाँ मैम, वो सिप्ला का 630 पे एक लॉट बाय है, तो उसमें क्या करना चाहिए अभी? सिप्ला आपने एक लॉट खरीदा हुआ है। इसके अलावा भी कोई सवाल है? बायोकॉन में शॉर्ट टर्म में क्या रहेगा, कहाँ पे खरीदी की जा सकती है और क्या रहेगा आगे फ्यूचर उसका? बायोकॉन में आप ट्रेडिंग करना चाहते हैं? हाँ, शॉर्ट टर्म के हिसाब से क्या रहेगा उसमें ट्रेंड? ओके, तो ये राव निवास जी है। इनका सवाल है बायोकॉन में शॉर्ट टर्म ट्रेडिंग करना चाहते हैं और सिप्ला एक लॉट इन्होंने 630 के भाव पे खरीदा हुआ है। मानस, आप इनको क्या सलाह देंगे? देखिए, जहां तक बात सिप्ला की है, कल का मूव देखने के बाद ऐसा लगता है कि शायद ये रिकवरी भी और बढ़ेगी। स्टॉक कहीं ना कहीं 695 और 700 के लेवल टेस्ट कर सकता है। तो ये ट्रेडर है तो बिल्कुल बने रहें। अपना स्टॉप लॉस 645 के नीचे रखें। ये मैं स्पॉट लेवल बता रहा हूँ, कैश लेवल बता रहा हूँ। और दूसरा स्टॉक इन्होंने बायोकॉन बताया है, इनको खरीदना है बायोकॉन। मैं समझता हूँ कि सही स्तर ये तो नहीं है। मैं समझता हूँ कि अगर स्टॉक थोड़ा करेक्ट हो, 425 के आसपास आता है, तब तो आपको लॉन्ग पोजीशन बनाना है। अदरवाइज अवॉइड करें। और कोई ब्रेकआउट जब स्टॉक 475 के ऊपर निकले, या तो आप अगर ट्रेडर हैं तो वहां पर बाई कर सकते हैं, उस उम्मीद में कि वहां से कम 25 से 30 रुपए का अप मूव स्टॉक दे सकता है। ओके, तो ये सलाह है सिप्ला और बायोकॉन पर। अगला सवाल लेते हैं। एसएमएस आया है औरंगाबाद से सागर का। जानना चाहते हैं हिताची होम में इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं, क्या इन लेवल्स पे इन्वेस्टमेंट एक अच्छा आइडिया है? राजेश, हिताची होम अगेन एक ऐसा काउंटर मिड कैप स्पेस में जिसने बहुत ही बढ़िया परफॉर्मेंस दी है। आज ये स्टॉक अब इस वक्त करीब 1.5% नीचे है। 1514 के आसपास ट्रेड हो रहा है। लगता है इन लेवल्स पे बाइंग बनती है? नहीं मुग्धा, नई बाइंग तो नहीं बनती है। हालांकि जो ऑलरेडी निवेश कर चुके हैं या पहले से मुनाफे में बैठे हैं
वो चाहे तो कंटिन्यू कर सकते हैं, बट इन लेवल्स पे नए पैसे लगाना मुझे लगता है वैल्यूएशंस बहुत स्ट्रेच हो गए हैं। न केवल हिटाची के बल्कि इस पीएल रेट में और भी जो दूसरी कंपनी है, वर्लपूल, सिम्फोनी, इस तरह की कई कंपनियों में हमने देखा है कि बहुत ही अच्छी बाइंग होते हुए और पिछले 1 साल में करीब दुगना तिगने दाम होते हुए, और मुझे लगता है कि इस वक्त अपने वैल्यूएशंस के अपर बैंड पे ट्रेड कर रहे हैं। अगर इन्हें हिटाची में ही निवेश करना है तो कम से कम ये 10 से 12% की गिरावट का इंतजार करें और उसके बाद ही निवेश करें। इस वक्त तो अवॉइड की रेटिंग बनती है। ओके, तो इस वक्त इन लेवल्स पर वैल्यूएशन स्ट्रेच्ड है। अगर आपको खरीदना है तो कम से कम 10-15% का अगर करेक्शन आता है तभी खरीदने की सलाह है। चलिए अगला सवाल लेते हैं। आयशा कुरैशी का सवाल है नागपुर से। हाय आयशा, बताइए सवाल क्या है आपका? हेलो मैम, गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग मैम, एक्चुअल में मेरे पास में 2007-8 पे मैंने ओमेक्स लिमिटेड शेयर्स खरीदे थे 435 के हिसाब से, और आरएनआर खरीदे थे 173 के हिसाब से 2008 में। लेकिन उसके बाद में शेयर मार्केट का मुझे कुछ नॉलेज था नहीं है, मैंने किसी डीलर के थ्रू खरीदे थे। तो उन्होंने मुझे मतलब ये कहा था कि 7 to 8 ईयर्स में ये आपके काफी अमाउंट आपको इसका मिल जाएगा। लेकिन बाद में जब मैंने शेयर्स पे अभी लास्ट 1 ईयर से मैं ध्यान दे रही हूँ तो कुछ शेयर्स तो मेरे अभी मतलब एकदम प्राइसलेस हो चुके हैं। तो अभी मुझे क्या करना चाहिए? ये कुछ 11,000 का अभी मेरे पास में ये मटेरियल है यहाँ पर। ओके, आपने 2007-2008 की रैली में एकदम हाई लेवल्स पे ये बाइंग की हुई है। राजेश, क्या सलाह देंगे? ओमैक्स और रिलायंस पावर दोनों में ही इनको अच्छा खासा नुकसान हो रहा है। देखिए, ओमैक्स में तो कोई उम्मीद है नहीं। मुझे लगता है कि इस वक्त भी जो इन्हें मिल रहा है वहां से निकल जाए बेहतर होगा, क्योंकि ऑलरेडी जिस लेवल्स पे ट्रेड कर रहा है मुझे लगता है कि वैल्यूएशंस के अपर बैंड है। इस पूरी तेजी की जो भी पॉजिटिव्स थे ऑलरेडी डिस्काउंट हो चुके हैं उसके स्टॉक प्राइस में। तो जो भी इनका लॉस हो रहा है वहां से निकल जाए कोई दूसरे स्टॉक में। फॉर एग्जांपल इस वक्त प्राइवेट सेक्टर बैंकिंग अच्छा चल रहा है, मिड कैप फार्मा में अच्छी उम्मीद बनी हुई है, वहां पैसे स्विच कर लें तो हो सकता है कि इनके जो लॉस हो रहे हैं उनकी भरपाई हो जाए। दूसरा स्टॉक ने रिलायंस पावर का बताया। रिलायंस पावर में हम सब जानते हैं कि जो भी स्टोरी बनी, बहुत ऊंचे भाव से गिरता हुआ यहां तक आ गया और एक लंबा अवधि भी गुजर चुकी है। इफ आई एम नॉट रॉन्ग 7-8 साल की इस अवधि में बहुत पैसा खोया है लोगों ने। बट ये उम्मीद बिल्कुल बनती है कि आने वाले दिनों में जब इनके प्रोजेक्ट्स ऑन स्ट्रीम हो जाएंगे, कम से कम 3-4 साल और लगेंगे, तो कम से कम मौजूदा स्तर से 30-40% की बढ़त हो जाएगी। फिर भी इनकी जो खरीद है वो प्राइसेस आना इस वक्त तो मुझे दिक्कत की बात नजर आ रही है। तो रिलायंस पावर में भी अगर ये और लंबी अवधि तक बनी रहना चाहती हैं तो बेटर स्ट्रेटेजी ये होगी कि दोनों ही स्टॉक से जी बिल्कुल बेटर स्ट्रेटेजी होगी कि दोनों ही स्टॉक से निकल जाएं इस वक्त, और जो सेक्टर्स अभी अच्छे परफॉर्म कर रहे हैं, फॉर एग्जांपल जैसे हमने कहा प्राइवेट सेक्टर बैंकिंग, आपके मिड कैप फार्मा, यहाँ पे अपने पैसे स्विच कर लें तो कम से कम जो आपका नुकसान हो गया है उसे कुछ भरपाई की उम्मीद की जा सकती है। राजेश, मैं स्पेसिफिकली आपसे स्टॉक्स पूछना चाहूंगी इस वक्त, क्योंकि जैसे इन्होंने खुद बताया ज्यादा एक्टिव नहीं थी, अब इन्होंने कुछ देखना शुरू किया है, तो ऑब्वियसली शी नीड्स अ लिटिल हैंड होल्डिंग। तो इस वक्त क्या लगता है कौन से ऐसे स्टॉक्स हैं इन दो स्पेस में जो इनको खरीदने चाहिए? और ये काफी दिन तक रुकी हुई हैं इन स्टॉक्स के साथ, तो आई एम श्योर जो आप बताएंगे उनमें भी ये इंतजार करके लंबी अवधि का निवेश कर सकती हैं। देखिए, मिड कैप फार्मा की जहां तक बात कर है तो मुझे लगता है जैसे थोड़ी देर पहले अपने वॉकआउट डिस्कस कर रहे थे, बट वॉकआउट में बहुत वाइड स्विंग्स होते हैं, 200-300 रुपए की गड़बड़ हो जाती है, तो वो थोड़ा अवॉइड करें। थोड़े स्टेबल काउंटर फॉर एग्जांपल सिप्ला है या डॉक्टर रेड्डीज है, वहां पर निवेश किया जा सकता है। मिड कैप की बात करो तो इप्का, लुपिन, ये दो अच्छे परफॉर्म कर रहे हैं। प्राइवेट सेक्टर बैंकिंग की बात करो तो यस बैंक वैल्यूएशन के लिहाज से बहुत ही उम्दा वैल्यूएशन पे मिल रहा है और मौजूदा स्तर से कम 25-30% की बढ़त बिल्कुल उम्मीद की जा सकती है। दूसरा स्टॉक इस कैटेगरी में कोटक महिंद्रा बैंक का है, जिन्होंने अभी आईएनजी वैश्य के अधिग्रहण के बाद एक अच्छी बढ़त बना ली है, ब्रांचेस में बहुत अच्छा इजाफा हुआ है। मुझे लगता है आने वाले दिनों में वहां एक अच्छी बढ़त की उम्मीद की जा सकती है। इवन रिटेल सेक्टर, जो कि कल हमने देखा कि आदित्य बिरला ग्रुप की तरफ से जो बड़े अनाउंसमेंट्स आए उसके बाद पैंटलून रिटेल्स में बहुत अच्छी बढ़त देखने को मिली, बट इस वक्त भी मुझे लगता है कि अगर गिरावट में एक्यूमुलेट किया जाए तो वहां भी एक अच्छी बढ़त की उम्मीद की जा सकती है। तो ये कुछ स्टॉक है जहां आप नजर रख सकते हैं।
ओके, तो आयशा, ये है कुछ स्टॉक लिस्ट जहां पर आप खरीदारी का मन बना सकती हैं। जिन स्टॉक्स में नुकसान हो रहा है उनसे आप निकलकर नए स्टॉक्स में पैसे लगाकर पैसे कमा सकती हैं। लेकिन राजेश, वक्त हो गया है आपसे इजाजत लेने का। जाने से पहले आप कोई डिस्क्लोजर देना चाहेंगे? मुग्धा, बहुत सारे स्टॉक्स में चर्चा हुई है। मेरा निजी किसी में कोई निवेश नहीं है इन स्टॉक्स में, बट ये मान के चलना उचित होगा कि यही सलाह हमारे निवेशकों को, हमारे क्लाइंटों को दी हुई हो सकती है। राजेश जी, बहुत बहुत धन्यवाद दर्शकों के सवालों के जवाब देने के लिए। लेकिन आपको बता दें, कल यानी बुधवार को है सौदा आपका सिटी स्पेशल, जहां कल हम शामिल करेंगे अहमदाबाद के दर्शकों को। अहमदाबाद के ट्रेडर्स की परेशानी को करेंगे दूर। हमसे जुड़ने के लिए आप सवाल पूछ सकते हैं 1800-209-7890 पर। फिलहाल लेंगे एक छोटा सा ब्रेक के बाद म्यूचुअल फंड पर सलाह। म्यूचुअल फंड कॉर्नर में आप बने रहिए हमारे साथ। होंगे रूंगटा सिक्योरिटीज के हर्षवर्धन रूंगटा। म्यूचुअल फंड से जुड़े सवालों पर सलाह देने के लिए हमारे साथ हैं रूंगटा सिक्योरिटीज के हर्षवर्धन रूंगटा। हर्षवर्धन जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। पहला सवाल लेते हैं, फरीद खान का सवाल है। फरीद, बताइए सवाल क्या है आपका? गुड मॉर्निंग मैम। जी, गुड मॉर्निंग। और सबसे पहले थैंक्स टू केएनबीसी। जी बताइए, अपना सवाल बताइए। मैम, जो मैं अभी अपना पोर्टफोलियो भेजा हूँ, क्या उससे मैं अपना गोल अचीव कर सकता हूँ? और ये जो फंड सिचुएशन है, सही है या गलत है, इसके बारे में जानना चाहता हूँ। ओके, हर्षवर्धन जी, इन्हें 15 साल में 2 करोड़ रुपए जुटाने हैं। पोर्टफोलियो हमने आपको पहले ही बताया था। क्या लगता है इनका पोर्टफोलियो ठीक है? आईसीआईसीआई अप्रूव ब्लू चिप, एसबीआई ब्लू चिप, एचडीएफसी बैलेंस, यूटीआई एमएनसी फंड, यूटीआई मिड कैप जैसे कुछ प्रोडक्ट्स इनके पास हैं। रिलायंस स्मॉल कैप भी है और इन्होंने 2 ELSS में भी निवेश कर रखा है। फरीद जी, आपका मैंने पोर्टफोलियो देखा है। आप अभी 9,000 रुपए हर महीने का निवेश कर रहे हैं और आप चाहते हैं कि 15 साल बाद वो 2 करोड़ रुपया हो जाए। जब हम कोई भी इक्विटी में निवेश करते हैं, एक लॉन्ग टर्म इक्विटी रिटर्न्स जो आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं वो होता है 14 to 17% के आसपास। ये एक अनुमान लगाया जा सकता है और इसके बेसिस पे आप इन्वेस्टमेंट्स और अपना फ्यूचर गोल प्लान कर सकते हैं। अगर हम 14% के हिसाब से देखें तो 15 साल बाद यही 9,000 रुपए जो आप निवेश कर रहे हैं उसकी वैल्यू हो जाएगी अराउंड 54 से 55 लाख। सो पूरा 2 करोड़ रुपया नहीं होगा। और अगर आपको 2 करोड़ रुपए चाहिए तो आपको अपना इन्वेस्टमेंट जो है वो 4 गुना करना होगा। ये सिंपल मैथमेटिक्स के बेसिस पे हम बता सकते हैं। आपका जो आज की तारीख में पोर्टफोलियो है उसमें भी आपको थोड़े चेंजेस करने की जरूरत है, क्योंकि आपने बहुत सारी स्कीम्स ले रखी हैं और वो डाइवर्सिफिकेशन पर्पस सॉल्व नहीं करती हैं। सो मेरी सलाह आपके लिए रहेगी कि आज की तारीख में जितना आप निवेश कर सकते हैं उतना करिए, क्योंकि हम जानते हैं कि आपका कॉर्पस पूरा इकट्ठा नहीं हो पाएगा ओनली विथ 9,000 रुपीज। सो आप जितना कर सकते हैं उतना आज की तारीख में करिए और आगे जाते हुए जैसे आपकी इनकम बढ़ती है या जैसे कैश फ्लोज अच्छे होते हैं तो आप और निवेश करना शुरू कर सकते हैं। आपके एग्जिस्टिंग फोलियो में जैसे मैंने बताया कि बहुत सारी स्कीम्स हैं तो आपको वो थोड़ी ट्रिम करनी होगी। आपके एग्जिस्टिंग पोर्टफोलियो से मैं आपको कई थोड़ी स्कीम्स चुन के निकाल देता हूं और उसी में आप अपना निवेश जो है वो करिएगा। आईसीआईसीआई प्रू फोकस ब्लू चिप फंड में आप 3,000 रुपए निवेश करिए, जहां पे आप 1,000 रुपए आज की तारीख में कर रहे हैं। एचडीएफसी बैलेंस फंड में 3,000 होगा, एसबीआई मैग्नम ग्लोबल फंड में 2,000 और एक्सिस लॉन्ग टर्म इक्विटी फंड में 1,000 रुपए। सो इस प्रकार आपका करंट 9,000 इन्वेस्ट हो जाएगा। और अगर आप करना चाहते हैं तो इन्हीं फंड्स में आप अपना एलोकेशन बढ़ा सकते हैं। आपका पोर्टफोलियो आप 2 साल बाद रिव्यू कर सकते हैं और फिलहाल आप अपने ये 4 फंड से लेके आप आगे बढ़ सकते हैं। ओके, तो ये सलाह है आपके लिए। चलिए अगला सवाल लेते हैं। सचिन सम्माल का सवाल है बहरामपुर से, ओडिशा से। नमस्कार सचिन, बताइए सवाल क्या है आपका? सचिन, आपको आवाज आ रही है? सवाल बताइए अपना। ऑलराइट, सचिन का सवाल ले लेते हैं। 23 साल इनकी उम्र है। गोल है इनका अगले 20 साल में 60 लाख रुपए जुटाना। इन्होंने एसआईपी कर रखी है 3,000 रुपए प्रति मंथ की और साथ ही रिकरिंग डिपॉजिट भी कर रखा है 5,800 पर मंथ का। हर्षवर्धन जी, क्या लगता है इनके फंड्स जो हैं वो भी बता देते हैं? एचडीएफसी बैलेंस फंड, मिड कैप अपॉर्चुनिटी फंड एंड टॉप 200 एंड सम इन्होंने डाला हुआ है एचडीएफसी इनकम फंड एंड आईसीआईसीआई प्रो
बैलेंस एडवांटेज फंड में भी। लगता है आपको ये अगले 20 साल में 60 लाख रुपए कमा सकते हैं? बड़ी बात ये कि इनकी उम्र मात्र 23 साल है। वेल मुग्धा, एग्जैक्टली अगर हम इनका जो करंट इन्वेस्टमेंट्स हैं वो अगर हम एक्सपोलेट करें तो डेफिनेटली ये 20 साल में 60 लाख रुपीस इकट्ठा कर लेंगे विद द करंट इन्वेस्टमेंट्स इटसेल्फ। एक चीज और है कि इन्होंने अगर आपने जैसे इनकी उम्र की बात की और एलोकेशन की बात की है, सो एक चीज इंपॉर्टेंट, ये 23 साल के हैं और 20 साल का इनके पास टाइम होराइजन है। अगर हम देखें तो ये 3,000 रुपए इक्विटी के SIP कर रहे हैं और 5,800 रुपीज ये बैंक में रिकरिंग डिपॉजिट कर रहे हैं। सो मेरे हिसाब से ये एक्चुअली अदर वे राउंड होना चाहिए। ये इक्विटी में अगर 5,800 निवेश करते हैं और रिकरिंग डिपॉजिट में 3,000 करते हैं तो आगे जाते हुए 20 साल बाद जहां 60 लाख का इनका रिक्वायरमेंट है, इनका जो एक्चुअल कॉर्पस कलेक्शन होगा वो कई ज्यादा होगा। सो मेरा सुझाव इनके लिए रहेगा कि ये अपने एसेट एलोकेशन में थोड़ी फेरबदल करें। 2,800 रुपया वो अपने बैंक के रिकरिंग डिपॉजिट से कम करें तो वो 3,000 रुपये आसपास आ जाएगा। एंड ये 2,800 रुपया वो अपनी एग्जिस्टिंग जो इक्विटी म्यूचुअल फंड स्कीम्स है उसी में बढ़ा सकते हैं। सो ये बढ़ाने का अगर वो चाहें तो HDFC टॉप 200 एंड मिड कैप अपॉर्चुनिटी फंड्स, ये दोनों इनके पोर्टफोलियो में ऑलरेडी हैं, तो ये अमाउंट वो स्प्लिट करके बढ़ा सकते हैं। तो इस तरह से इनका जो अक्यूमुलेशन होगा आफ्टर 20 ईयर्स वो 60 लाख से कहीं ज्यादा होगा, प्राइमरीली कीपिंग इन माइंड कि इनकी उम्र 23 साल है और इनका जो रिक्वायरमेंट है वो 20 साल बाद है। और ऑब्वियसली एक और इनके लिए सलाह रहेगी कि अगर इन्होंने ग्रोथ ऑप्शन चूज नहीं कर रखा है तो इन्हें ग्रोथ ऑप्शन लेना चाहिए, क्योंकि इनकी रिक्वायरमेंट 20 साल बाद एक साथ है, ना कि रेगुलर। ओके, तो आपके लिए सलाह यही है कि आप अपना जो एलोकेशन कर रखा है, क्योंकि आपकी उम्र कम है, आपके लिए सलाह यह है कि आप डिपॉजिट्स में इन्वेस्टमेंट कम करें बल्कि इक्विटीज में बढ़ाएं, क्योंकि आप रिस्क टेकिंग अभी आपकी कैपेसिटी ज्यादा है। चलिए फिलहाल लेंगे हम एक छोटा सा ब्रेक, लेकिन आपको बता दें ब्रेक के बाद भी म्यूचुअल फंड कॉर्नर में आपके सवालों का सिलसिला जारी है। यहाँ पर लेते हैं आपके म्यूचुअल फंड से जुड़े सवाल। अगला कॉल लेते हैं। इस वक्त हमारे साथ जुड़ रहे हैं अपने म्यूचुअल फंड पर सवाल, अपने म्यूचुअल फंड पोर्टफोलियो पर सवाल पूछने के लिए दीपक गायकवाड़। दीपक बताइए क्या सवाल है आपका? हेलो मैम, मेरी एज 26 है। मैं म्यूचुअल फंड्स में इन्वेस्टमेंट करना चाहता हूँ SIP के थ्रू, और मैंने फंड्स भी अपने चूज कर लिए हैं, लेकिन मुझे कोई ऐसा फंड मैनेजर है जो कॉमन, मतलब 4-5 फंड्स मैंने चूज किए हैं, उसके लिए हर एक से अलग करना होगा, या एक कोई कॉमन फंड मैनेजर मिल जाएगा मुझे जो कि मेरे ओर से इन्वेस्टमेंट करता है? आप ये समझना चाहते हैं फंड कि आपको कोई एक रिलेशनशिप मैनेजर मिल सकता है जो कि आपके म्यूचुअल फंड्स में निवेश कर सके? मैंने 4 फंड चूज किए हैं, ICICI प्रूफ, लोकस, ब्लू चिप, फ्रैंकलिन इंडिया, HDFC बैलेंस फंड और UTI का फंड चूज किया है। इन चारों में मैं SIP करना चाहता हूँ, लेकिन क्या हर एक का मुझे फॉर्म एक सवाल मेरा यहाँ पर कि आपका गोल क्या है और किस तरह का फंड आप यहाँ पर जुटाना चाहते हैं? कितने साल? मेरा गोल है 5 लाख रुपीज इन 5 ईयर्स। 5 लाख इन 5 ईयर्स। और कितना SIP आप हर महीने कर सकते हैं? SIP में 5,000 से लेकर 10,000 तक कर सकता हूँ हर महीने। ओके, हर्षवर्धन क्या सलाह देंगे? ये जानना चाहते हैं कि इन्वेस्टमेंट कैसे करें, और इन्होंने बता ही दिया कि इन्होंने क्या क्या फंड्स चूज किए हैं। क्या इनके गोल के लिए ये फंड्स ठीक है? क्या सलाह देंगे आप इनको? वेल दीपक, आपने 2 सवाल पूछा है। एक है कि आपने जो फंड्स शॉर्टलिस्ट किए हैं, अब वो फंड्स में निवेश करने के लिए आप किसी रिलेशनशिप मैनेजर या कोई म्यूचुअल फंड में कैसे निवेश करें। वेल इसका एक ही सवाल है कि आप अगर आज की तारीख में आपके पास ऑप्शन है कि आप डायरेक्टली फंड हाउस के पास जाके भी अपने जो फंड सिलेक्ट किए हैं वो डायरेक्टली खरीद सकते हैं।
दूसरा ऑप्शन आपके पास है कि आप एक एडवाइजर की हेल्प ले सकते हैं, एक डिस्ट्रीब्यूटर की हेल्प ले सकते हैं, जो आपको इन सारे फंड्स में निवेश करने के लिए आपका एक सिंगल पॉइंट कॉन्टैक्ट रहेगा। आपके पास ये भी चॉइस है कि ऑनलाइन भी कई कंपनीज हैं जो आपको ये ऑप्शंस देती हैं कि आप उनकी वेबसाइट पे जाके ऑनलाइन खरीद कर सकते हैं। सो ये सारे ऑप्शंस आपके पास अवेलेबल हैं जो आप अपनी सहूलियत के हिसाब से चूज कर सकते हैं। मेरी सलाह आपके लिए रहेगी कि अगर आप कंफर्टेबल डायरेक्ट परचेस के लिए नहीं है और आपको कोई रेगुलर बेसिस पे आप चाहिए कि कोई आपका फंड पोर्टफोलियो मॉनिटर करे, तो आप एक कोई डिस्ट्रीब्यूटर की हेल्प लीजिए, कोई एडवाइजर की हेल्प लीजिए, जो आपके साथ एक फेस टू फेस इंटरेक्शन आपके साथ रहेगा आपका, और जो आपकी क्वेरीज हैं रेगुलर इंटरवल्स पे आप उनके साथ वो क्वेरीज अपनी रिजॉल्व कर सकते हैं। सो जो फंड सिलेक्ट किए हैं अब उसका सिर्फ एग्जीक्यूशन बाकी है। एग्जीक्यूशन आप डायरेक्ट भी कर सकते हैं, कोई फंड हाउस के कोई डिस्ट्रीब्यूटर के साथ कर सकते हैं, या ऑनलाइन डिस्ट्रीब्यूटर के साथ भी कर सकते हैं। आप अपनी बैंक के पास जा सकते हैं जो आपको मदद कर देगी। अब दूसरा सवाल था कि जो आपका टारगेट है 5 साल में 5 लाख रुपए इकट्ठा करना विद एन इन्वेस्टमेंट ऑफ 5,000 to 10,000 रुपीज। वेल, मैं आपको सिर्फ इतना ही कहूंगा कि आप जो भी प्लान करते हैं आपको ये ध्यान रखना है कि टाइम होराइजन ये एक बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है डिटरमाइन करने के लिए आप कौन से एसेट में निवेश करते हैं। अगर आप 5 इयर्स का क्लियर होराइजन है तो आप इक्विटी में भी एक्सपोजर ले सकते हैं, लेकिन 1 या 2 साल पहले आपको धीरे धीरे इक्विटी से भी निकलना पड़ेगा। तो विच मीन्स आपका जो इक्विटी का इन्वेस्टमेंट होगा वो 3 या 4 साल के लिए मैक्सिमम रहेगा, बाद में वो डेट की तरफ आ जाना चाहिए। सो ये जो पूरे कैलकुलेशंस हैं वो मेरा सुझाव रहेगा कि आप किसी से मिलिए तो आपको ये पूरा एक्सप्लेनेशन वो आपको 1-to-1 में बेसिस पे दे सकेंगे। राइट, हर्षवर्धन जी बहुत बहुत धन्यवाद हमारे दर्शकों के सवालों के जवाब देने के लिए। लेकिन यहाँ पर हम आपको बता दें कल यानी बुधवार को है सौदा आपका सिटी स्पेशल, जहाँ कल हम शामिल करेंगे अहमदाबाद के दर्शकों को। अहमदाबाद के ट्रेडर्स की परेशानी को करेंगे दूर। हमसे जुड़ने के लिए आप सवाल पूछ सकते हैं। सवाल पूछने के लिए आप हमें फोन कर सकते हैं 1800-209-7890 पर। फिलहाल लेंगे एक छोटा सा ब्रेक, लेकिन ब्रेक के बाद लेंगे शेयरों पर फटाफट सलाह मानस जायसवाल के साथ स्टॉक फटाफट में। आप देख रहे हैं सौदा आपका, और अब लेते हैं आपके स्टॉक्स पर फटाफट सलाह। पहला सवाल है नासिक से ललित मागर का। आईसीआईसीआई बैंक खरीदे हैं 100 शेयर 325 रुपए पर। मानस, क्या सलाह देंगे आप इनको? आईसीआईसीआई बैंक में आई थिंक बने रहना चाहिए। हमने गिरावट करीब 390 से देखी थी, बट एक बेस बना 300 के आसपास और फिर रिकवरी देखने को मिली है। मैं समझता हूँ कि अगर ये थोड़े टाइम और बने रहेंगे तो 360-365 तक के लेवल जरूर देखने को मिलेंगे। तो बिल्कुल बने रहें और अपना स्टॉप लॉस 200 डे मूविंग एवरेज जो कि 300-315 के आसपास है उसके नीचे लगाएं। ओके, तो 315 पर स्टॉप लॉस लगाकर आप बने रह सकते हैं। अगला सवाल लेते हैं विनोद सोलंकी का। मुंबई से सवाल है, इन्फोसिस खरीदे हैं 25 शेयर 1900 के भाव पर। बहुत बुलिश नहीं हूं मैं इन्फोसिस पे। मैं समझता हूं कि उससे पहले एक करेक्शन आना चाहिए शॉर्ट टर्म में, और स्टॉक कहीं ना कहीं 1800-1820 के लेवल टेस्ट कर सकता है। 200 डे मूविंग एवरेज ऑलरेडी ब्रीच कर दिया, उसके नीचे चल रहा है। मैं समझता हूं कोई बाउंस बैक आए जहां पर स्टॉक 2050 के लेवल टेस्ट करे तो वहां पर निकलने की कोशिश करें। ओके, अगला सवाल देना बैंक पर हर्षद कुलकर्णी का है। पुणे से 52 रुपए 60 पैसे पर 100 शेयर खरीदे हैं। बने रहे स्टॉक में 48 का स्टॉप लॉस रखें, और मैं समझता हूं आने वाले टाइम में थोड़ी रिकवरी देखने को मिलेगी। स्टॉक वापस 53-54 के लेवल टेस्ट कर सकता है, बट वहां पर निकलने की सलाह रहेगी अगर ये ट्रेडर है तो। सागर देश पांडे ने ARSS इंफ्रा खरीदे हैं 600 शेयर 55 रुपए के भाव पर। बने रहे स्टॉक में। ऐसा लग रहा है कि 32 रुपए 33 रुपए के आसपास स्टॉक में बेस बन गया है, तो मेरे हिसाब से इनको बने रहना चाहिए। 32 रुपए के नीचे अपना स्टॉप लॉस रखना चाहिए, और शॉर्ट टर्म में एटलीस्ट 40 रुपीज तक के टारगेट पॉसिबल है। बट अगर 45 के ऊपर जाएगा तो जो उनका प्राइस था, बाइंग प्राइस था, वहां तक स्टॉक आ सकता है। टाटा स्पॉन्ज अरुणेश कुमार ने खरीदे हैं 878 रुपए के भाव पर 100 शेयर। देखिए स्ट्रक्चर वीक है, लोअर टॉप लोअर बॉटम कंटिन्यूअसली बन रहा है, 200 डे मूविंग एवरेज के नीचे चल रहा है। मेरे हिसाब से एक बाउंस बैक आए जहां पर स्टॉक 675-690 के लेवल्स टेस्ट करे तो वहां पर निकलने की सलाह रहेगी। आरएस सॉफ्टवेयर खरीदे हैं राघवेंद्र ने 250 रुपए के भाव पर। यहाँ पर भी निकलने की सलाह रहेगी, क्योंकि मैं समझता हूँ कि शायद थोड़ी रिकवरी और देखने को मिले, बट हाई लेवल्स पे शायद सेलिंग प्रेशर आएगा, तो मेरे हिसाब से यहाँ से भी निकलना चाहिए। ओके, ग्वालियर से चारू ने सवाल पूछा है। गुजरात गैस 200 शेयर है उनके पास 860 रुपए के भाव पर।
हेलो मानस, इन्होंने सवाल पूछा है अपना आरएस गुजरात गैस पर 860 रुपए के भाव पर 200 शेयर खरीदे हैं। बने रहे स्टॉक में 690 का स्टॉप लॉस रखें और अपसाइड पॉसिबल है 825, 850 के लेवल्स देखने को मिलेंगे। ओके, रिको इंडिया सुभाष डोगरा ने खरीदे हैं 7000 शेयर 520 के प्राइस पर खरीदा है। हाई टॉप हायर बॉटम्स क्लियरली दिख रहे हैं। मैं समझता हूं कि बने रहना चाहिए। 600 के नीचे अपना स्टॉप लॉस रखना चाहिए। टेक्निकल टारगेट 790, 795 के आसपास आते हैं। ओके, नीरज खत्री ने 1200 शेयर सिंटेक्स के लिए हैं 122 के प्राइस पर 1 साल रुकना चाहते हैं। 200 डे मूविंग एवरेज के आसपास सपोर्ट लिया है और रिकवरी देखने को मिली है। मेरे हिसाब से बने रहना चाहिए। वापस 135 140 के लेवल्स देखने को मिल सकते हैं और 104 के नीचे अपना स्टॉप लॉस रखें। मानस, बहुत बहुत धन्यवाद हमारे दर्शकों के सवालों के जवाब देने के लिए। आप जाने से पहले कोई डिस्क्लोजर देना चाहेंगे? देखिए, जिन स्टॉक्स के बारे में हमने बात की इसमें कहीं पर भी पर्सनल होल्डिंग नहीं है, बट अपने क्लाइंट्स को एडवाइस किया हो सकता है। थैंक्स अ लॉट मानस फॉर जॉइनिंग अस टुडे। फिलहाल हम लेंगे यहाँ पर आपसे सादा आपका में इजाजत, लेकिन आप बने रहिए CNBC आवाज के साथ। आगे लेकर आ रहे हैं कमोडिटी कॉल।